माय नेम इज क्लास 12। पेंटिंग के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले एक नजर हम अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं। ये है आपका पूरा सिलेबस और इस पूरे सिलेबस में अगर देखोगे आप तो पूरा जो आपका पेपर है पेंटिंग का वो 100 नंबर का है। अब ये 100 नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 100 में से 70 नंबर चले जाता है आपके प्रैक्टिकल में, बचेगी 30 नंबर। तो जब आप अपना एग्जामिनेशन देने जाओगे तो क्वेश्चन पेपर पे 30 नंबर लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल में जो आपका थ्योरी एग्जामिनेशन है वो 24 नंबर का होता है और 30 में से 6 नंबर आपके टीएमए को दे दिए जाते हैं। यानी कि पेंटिंग का टीएमए सिर्फ 6 नंबर का होता है और आपका जो थ्योरी एग्जामिनेशन है ये 24 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का होता है। और 24 में से पास होने के लिए 33% लेकर आना है, यानी कि सिर्फ 8 नंबर और 8 मार्क्स आसानी से आ जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 24 आउट ऑफ 24 आप कैसे लेकर आओगे। और टीएमए में अच्छे मार्क्स आ गए, प्रैक्टिकल में आ गए, तो इस सब्जेक्ट में आपके 90 to 92 मार्क्स कहीं नहीं गए और कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए भी हैं, आप रिजल्ट में देख सकते हो। और अब आपकी बारी है, तो अब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सारे क्वेश्चन। लेकिन जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स दिए गए ये किन के बारे में और आपको पेंटिंग में करना क्या है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि पेंटिंग में हमें ड्राइंग बनाना होगा। यहाँ पे ड्राइंग नहीं बनाना आपको। जो हजारों साल पहले राजाओं महाराजाओं के द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई है, जो पेंटिंग्स बनाए गए हैं स्टोन्स पे, केव्स यानी कि गुफाओं के अंदर, पत्थरों पे, पहाड़ों पे, अब इनके बारे में आपको लिखकर बताना होगा ये किस राजा ने बनाया है और बनाने के लिए किस तरीके को यूज किया गया है, यानी कि मेथड क्या था, बनाने का तरीका क्या था इसको। तो यही आपको बताना है पेंटिंग के अंदर। घर से कोई कलर्स लेकर नहीं जाना, ड्राइंग शीट पे आपको ड्राइंग नहीं बनाना होता। जो अलग अलग राजाओं के द्वारा अपने टाइम पीरियड में जो पेंटिंग्स बनाई गई है आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको उसका आंसर देना होता है। यही है पेंटिंग सब्जेक्ट। तो आपका जो कंफ्यूजन था आई होप अब ये दूर हो गया होगा। हम एक बार ये जानते हैं इस चैप्टर्स में दिया क्या गया है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे हमें कई सारी स्कल्पचर मूर्तियां मिली हैं, उस टाइम पे पेंटिंग्स मिले हैं, मोहरे मिले हैं, डांसिंग गर्ल की मूर्तियां मिली है। तो ये सारी चीजें क्या थी, जैसे कि ये आप देखोगे तो एक कुब्बड़ वाला सांड है जो उस टाइम पे लोग सामान को यानी कि गुड्स यानी कमोडिटीज वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए यूज किया करते थे। तो इस तरीके से ये हमें हड़प्पा सभ्यता एक जगह का नाम है जो कि अब पाकिस्तान में आता है। ये एक बहुत बड़ी सभ्यता हुआ करती थी जहाँ पे पहली बार भारत के अंदर सिविलाइजेशन का राइज हुआ, उदय हुआ, जहाँ पे लोगों ने खाना पीना रहने का ढंग सीखा, एक गांव कैसे बसता है, आखिर शहर बनता कैसे, इन सब की शुरुआत साइंटिफिक तरीके से हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही माना जाता है। आपने कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा। तो हिस्ट्री के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है वो 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक चलता है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के टाइम को ईस्वी पूर्व कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। तो उस टाइम का ये सिविलाइजेशन है जिसके अंदर कई सारे जगह हुआ करते थे। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, धोलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कई सारे जगह हुआ करते थे। तो उन जगह से खुदाई में हमें ये सारी चीजें मिली हैं। तो इन स्कल्पचर, इन मूर्तियों के बारे में हमें पढ़ना है अपने फर्स्ट चैप्टर में, जो कि हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला है। अब सेकंड चैप्टर है मौर्य तो गुप्ता पीरियड, यानी कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोका हो गया। तो इनके द्वारा कौन कौन से स्कल्पचर हो गया या अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस हो गया, कॉइन्स हो गए, कौन कौन से बनाए गए थे, इनके बारे में हमें पढ़ना है। एंड इसके बाद अजंता की गुफा, अजंता की गुफाओं के अंदर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कई सारे हमें पेंटिंग्स मिले दीवारों पे खुदे हुए। तो उस टाइम पे दीवारों पे भी पेंटिंग बना दिए जाते थे। आप जरा खुद सोच के देखो, जिस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी तो लोग ये कैसे कर पाते थे। यही हम देखेंगे अपने थर्ड चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर टेम्पल आर्ट एंड स्कल्पचर, मंदिरों को बनाने की कलाएं। भारत के अंदर आप साउथ पे जाओगे जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, साउथ के अंदर कई सारे ऐसे टेम्पल्स मिले हैं जो कि उस टाइम के सबसे यूनिक आर्ट हुआ करती थी। तो टेम्पल बनाने का तरीका क्या होता था, मूर्तियां कैसी बनाई जाती थी, इंडियन ब्रोंज के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि इंडिया और अरब देश से जो आए भारत के अंदर, तो इंडो इस्लामिक की जो कल्चर थी तो उसके अकॉर्डिंग कैसे भारत के अंदर अलग अलग मोन्यूमेंट्स बनाए गए। जैसे कि आप देखोगे मस्जिद बनाया गया तो उसका अपना ही तरीका है जो कि अरब देशों से ही हमने लिया है। और यहाँ पे जितने मस्जिद बने हैं अरब देशों के अंदर देखोगे तो सिमिलर है। तो इसी को कहा जाता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। एंड इसके बाद में मुगल स्कूल, यानी कि जब भारत के अंदर औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, जब इनका राज हुआ करता था तो इस टाइम पे कैसी पेंटिंग बनी है, किन किन चीजों में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके बाद राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, अब इनके बारे में हम देखेंगे। आप पिक्चर में देख सकते हो, मैं यहाँ पे लगाते भी जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग किसे कहते हैं,
राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग किसे कहते हैं। ये है डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग, आप इस पिक्चर में देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड इसके बाद कंपनी स्कूल, इसके बाद देखोगे आप पाइनियर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट, यानी कि आज इस टाइम पे कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंदर कई सारे पेंटिंग्स मिले हैं। एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट ऑफ इंडिया एंड फोक पेंटिंग, आप इस पिक्चर में देखिए, इसको कहते हैं फोक पेंटिंग। तो ये है आपका पूरा सिलेबस जिसमें टोटल 14 चैप्टर दिए गए हैं। और इसमें भी हम देखें कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो है चैप्टर नंबर 1, 2, 5th, 7th, 10, 12 और 14। जो मैंने बोला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। जब आप पहले इनको पढ़ लो तो उसके बाद ही कोई और चैप्टर पढ़ना। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने आप सभी के लिए एक मैराथन क्लासेस ऑलरेडी ले रखी है। अगर आपको नहीं पता इस क्लास के बारे में तो इस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है। इस वीडियो के बाद आपको इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया है। आज के इस वीडियो में मैं अप्रैल 2023 के जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उससे कुछ क्वेश्चन लूंगा और आपके बुक्स में से कुछ क्वेश्चन लेकर आपको मैं समझाऊंगा, जिससे कि आपका ये पूरा टॉपिक कवर भी हो जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने एक बार ये वीडियो भी देख ली, जिसकी लिंक मैंने आपको टेलीग्राम में भी और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक करके इस वीडियो में सारे क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर चित्र शैली पर एक संक्षिप्त लेख लिखे। दैट मीन्स राइट अ शॉर्ट नोट ऑन तंजौर पेंटिंग। देखो, जो भी आपको मैं क्वेश्चंस विद आंसर साथ बताने वाला हूँ, इनके आंसर्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताऊंगा। तो जिनके पास हिंदी मीडियम है वो इस पीडीएफ को देखे, जिनके पास इंग्लिश मीडियम है वो इस वाले पीडीएफ को देखे और एक एक करके पॉइंट्स को समझते चले और रीड भी करते चले। बाकी मैं आपको समझाता चलूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है तंजौर शैली का मतलब क्या है। देखो, पुराने ज़माने में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी तो उनके बनाने के मेथड्स हुआ करते थे। तो उनमें से एक मेथड है तंजौर। तंजौर पेंटिंग किसे कहते थे, आपको इसके बारे में बताना है। और जिन पेंटिंग्स के बारे में बताऊंगा मैं, उसकी इमेजेस भी आपको मैं दिखाता चलूंगा। सबसे पहले आपको इसके आंसर की स्टार्टिंग करनी है कि तंजौर पेंटिंग में धर्म परंपरा, यानी कि ये रिलीजियस और उस टाइम की जो ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग एक पेंटिंग बनाई जाती थी। और इस पेंटिंग को काफ़ी कीमती पत्थर से बनाया जाता था, यानी कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करते थे। इसमें कांच यानी कि ग्लास का यूज़ किया जाता था और सोने की पन्नी, दैट मीन्स गोल्ड के जो फॉइल्स वगैरह होते हैं, इनको यूज़ करके इसको बनाया जाता था। आप जरा एक बार इस इमेजेस को देखिए। इस इमेजेस में आप देखोगे तो थोड़ा सा भगवान जैसा लग रहे हैं ये, दैट मीन्स ये धार्मिक रूप से बनाया जाता था। और इसके चारों तरफ ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को सपाट चमकीले रंगों से बनाया गया है। दैट मीन्स फ्लैट रंग इसके अंदर यूज़ किया गया है जिससे कि इसकी सजावट हो सके। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपसे तंजौर चित्र शैली बोल दिया जाए, आपसे कोई भी पेंटिंग के बारे में बोल दिया जाएगा, फिर आपको इन पेंटिंग्स को याद करना होगा अपने माइंड के अंदर और एक एक पेंटिंग्स को याद करते करते उनको एक्सप्लेन करना होगा कि इस पेंटिंग को कैसे बनाया गया है, किन चीज़ों का यूज़ किया गया है, देन बताना होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो भी आपको मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ ये अप्रैल 2023 में आया हुआ है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, घुमा कर दे देंगे वो। लेकिन जो मैंने आपको कहा है वीडियो देखने के लिए, इस वाले वीडियो को भी जरूर देख लेना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपने पेपर भी सॉल्व कर लिया और इस वाले वीडियो को देख लोगे आप, तो इससे आपके चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन थे ये भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहीं आप बाद में बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए मैं आपको पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूँ और ये वाली वीडियो भी दे रहा हूँ जिसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। पहाड़ी लघु शैली के चित्रकारों को गीत गोविंद काव्य ने कैसे प्रभावित किया है। दैट मीन्स हाउ डिड गीत गोविंद इन्फ्लुएंस पेंटर्स ऑफ पहाड़ी मिनिएचर स्कूल। अभी हमने देखा था इंडेक्स में पहाड़ी मिनिएचर स्कूल के बारे में आया हुआ था। स्कूल का मतलब यहाँ पे वो वाला स्कूल नहीं जहाँ पे हम जाते हैं, ये स्कूल मतलब जस्ट एक उसका पार्ट है, एक हिस्सा है ना, एक मतलब कि आप उसका ब्रांच कह सकते हो। देखो, गीत गोविंद एक पेंटिंग है, आप इस पेंटिंग को देखिए, आप जो आप देख रहे हो राइट साइड में, इसी का नाम है। और इस पेंटिंग को बनाने वाले थे एक बंगाली कवि, यानी कि ये बंगाल के पोएट थे जिनका नाम था जयदेव। तो जयदेव के द्वारा इस पेंटिंग को बनाया गया था और इस पेंटिंग को बनाने के लिए कृष्ण लीला का यूज किया गया। अगर आप इस पेंटिंग को देखो तो इस तरफ कृष्ण जी हैं एंड राधा जी हैं, है ना, यानी कि इसमें कृष्ण लीला को दिखाया गया, जो कि उस टाइम पे पूरे भारत में बहुत ज्यादा फेमस हुआ और इसमें रोमांटिक तरीके से इनके प्रेम संबंध को दिखाया गया है। आप इस पेंटिंग को देखोगे तो बस आपको इस पेंटिंग में यही ध्यान रखना है कि इस पेंटिंग में क्या है ना, जैसे कि गीत गाते हुए दिखाया जाना, है ना। तो इसमें कृष्ण लीला जिसमें रोमांटिकली उनको प्रेजेंट किया गया है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है, हैदराबाद शैली से दक्कन चित्र का उदाहरण बताएं। दैट मीन्स गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डेक्कन पेंटिंग फ्रॉम हैदराबाद स्कूल। इसमें देखो चांद बीबी के बारे में दिखाया गया। आप देख रहे हो घोड़े पे जो ये रानी बैठी हुई है, इनका नाम है चांद बीबी। तो चांद बीबी ये जो पेंटिंग आपको दिखा रहा है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। अब ये चांद बीबी कौन है? चांद बीबी अहमदनगर की रानी हुआ करते थे।
और इन्होंने लगभग 1580 से लेकर 1599 तक इन्होंने शासन किया है, रूल किया है अहमदनगर पर। देखो इस पेंटिंग में देखो एक बार रानी ने अपने राइट हैंड में एक बांस को अपने हाथ पे बिठाया हुआ है, जो उनके हाथ पे बैठा हुआ है, और ये खुद घोड़े पे बैठी हुई है। और नीचे की ओर में देखोगे तो यहाँ पे एक डॉग, यहाँ पे एक कुत्ता भी है जो कि घोड़े के साथ साथ ये भी दौड़ रहा है। और इसमें आसपास खिले हुए पेड़ हैं, अलग अलग देखोगे निशान, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे हैं। एंड पीछे की ओर छोड़ते हुए जा रहे हैं, ये काफ़ी दूर निकलते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो बड़े बड़े इमारत हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जिससे कि आपको ये इमारत भी दिख जाए, यानी जो घर वहाँ पे बना हुआ देखिए कि यहाँ पे ये रहा एक बड़ा सा है, एक यहाँ पे ये बड़ा सा है। तो यहाँ पे घर बने हुए हैं। तो इसमें आपको यही बताना है कि महारानी एक राइडिंग कर रही है हॉर्स पे, इनके पीछे यहाँ पे एक डॉगी भी जा रहा है इनके साथ साथ। ये पर्शियन ट्रेडिशन है जिसमें बैकग्राउंड में काफ़ी सारे ट्रीज को दिखाया गया है। बहुत ईजी है ये, बहुत ज़्यादा ईजी, बस पेंटिंग को आपको ध्यान रखना है कि किस पेंटिंग को क्या कहा जाता है। एंड इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की एक मोहर पर टिप्पणी लिखे, यानी कि राइट अ नोट ऑन एनी वन सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि आपको बताना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हमें एक मोहर मिला है, जिसको हम जस्ट एक डिजाइन कह सकते हो या सील कह सकते हो, आज के ज़माने इसको हम स्टैंप कह देते हैं। तो इस टाइम पे जो हमें सील मिला है, जो मोहर मिली है, इस पे एक डिज़ाइन लगा हुआ मिला हमें, जिसको बुल डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है। बुल डिज़ाइन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप ये देख रहे हो, ये एक बैल को दिखाया गया है इसके अंदर, जो कि बैल एक पावर और स्ट्रेंथ का सिंबल माना जाता है, शक्ति और ताकत का प्रतीक माना जाता है। और इस पेंटिंग को इंटेलिग्लियो डिजाइन में बनाया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर में कि इस पेंटिंग किस डिजाइन में बनाया गया है, तो आपको बताना है कि इसको इंटेलिग्लियो डिजाइन में बनाया गया है, जिसमें इस बुल को कुब्बड़ दिखाया गया है, क्योंकि आप देखोगे इसका ये जो है ये काफ़ी निकला है, काफ़ी ऊंचे टाइप में है, और इनके जो सिंग है इनका आकार भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हम्प एंड हॉर्न्स है। क्लियर है, इनका साइज काफ़ी बड़ा करके दिखाया गया है। एंड जो गर्दन है इसको भी इस तरीके से बड़े तरीके से दिखाया गया है, जिससे देखने में ये काफ़ी जवान लग रहा है, काफ़ी ऊर्जाशील लग रहा है, काफ़ी शक्तिशाली है। तो मोहर के ऊपरी भाग पर कुछ लिखा गया है, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ये, बट इसको आज तक पढ़ा ही नहीं गया। हड़प्पा सभ्यता में लोग कैसे लिखते थे इसकी जानकारी हमें आज तक नहीं हो पाई है, क्योंकि उस टाइम के जो अक्षर हुआ करते थे, जो लेटर्स हुआ करते थे, उसको हम पढ़ने में कैपेबल नहीं है। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम की विजय पर कम से कम 30 शब्दों में एक प्रशंसात्मक लेख लिखे, यानी कि राइट एटलीस्ट 30 वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन ऑन ट्रिम्फ ऑफ लेबर। देखो आपको एक पेंटिंग दी गई है और इस पेंटिंग का नाम है श्रम की विजय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिम्फ ऑफ लेबर। और आपको बताना है कि इस पेंटिंग में क्या हो रहा है। देखो इस पेंटिंग में टोटल 4 लोग हैं, आप देखिए 1 2 3 4। अब ये चारों लोग एक चट्टान को हटाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो कि हट नहीं रहा है, तो ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि मजदूर वर्ग यानी कि जो लेबर क्लास होते हैं वो कितने हार्ड वर्किंग होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। और इस पेंटिंग को कंटेम्प्रेरी टाइम में बनाया गया है, आज के टाइम पे इसको बनाया गया है। मूर्तिकला की ढलाई आप देखोगे तो काफ़ी देखने में रियलिस्टिक लगता है, लग रहा है बिल्कुल रियल है। सच में ऐसी मेहनत करते हैं काफ़ी मजदूर वगैरह, लेबर्स ऐसी मेहनत करते हैं कि लोग हार्ड वर्क करके अपनी श्रम से, अपनी मेहनत से किसी भी चीज़ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वो जीत सकते हैं। इसलिए इसको स्टैच्यू ऑफ ट्रिम्फ ऑफ लेबर के नाम से जाना जाता है। तो इस स्टैचू में हम देख भी सकते हैं। क्लियर है, यही इसके अंदर आपको बताना है, जो कि एग्जाम्पल है कंटेम्प्रेरी आर्ट का। एंड इसमें हार्ड वर्क को दिखाया गया है, जिसमें 4 मैन मूव करने की कोशिश कर रहे हैं रॉक को, यानी कि चट्टान को। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस की कलात्मक उपलब्धि का संक्षिप्त मूल्यांकन करें, यानी कि ब्रीफली एसेस द आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ नंदलाल बोस। देखिए हम देखते हैं कि नंदलाल बोस के द्वारा जो इन्होंने अपना आर्ट बनाया वो कैसे फेमस हुआ। देखो नंदलाल बोस ने स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, कोलकाता में एक सरकारी स्कूल है, यहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी। और इसके बाद इन्होंने जो पेंटिंग बनाई आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि भारतीय परंपरा, आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, आपने तुलसीदास जी का नाम सुना होगा, तो कहीं ना कहीं जो भारत की ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, इन्होंने इसको पेंटिंग्स के रूप में बनाया, जिससे कि भारत की जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, इसको सम्मान मिले। और इसको बनाने के लिए इन्होंने मिक्स्ड चीज़ों का यूज़ किया, जैसे कि वॉस एंड टेम्परा का यूज़ किया। और गरुड़ स्तंभ के ऊपर ये आज भी हमें दिखता है, श्री चैतन्य प्रभु को इन्होंने बनाया हुआ है। 1954 में नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया था। क्लियर है, तो ये आपको बताना है इसके अंदर। ये एक बहुत ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है और आपको मैं ईजी लैंग्वेज समझा रहा हूँ, यही 2-4 लाइन आपको बता देना अपने आंसर के अंदर। क्लियर है। एंड इसके बाद आपको बताना है 7th क्वेश्चन में, याद रहे पेंटिंग के अंदर आपके आंसर बहुत बड़े बड़े नहीं होना चाहिए, 2 से 3 लाइन में आपके आंसर खत्म हो जाने चाहिए। क्लियर है। 7th क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है। स्वर्णिम काल का मतलब होता है गोल्डन एज, यानी कि स्वर्ण युग, सोने का युग। वाई इज गुप्ता पीरियड नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट, यानी कि भारत के इतिहास में जब गुप्त राजाओं ने
यानी कि जिनके नाम के पीछे गुप्त लग रहा था उनको गुप्ता डायनेस्टी कहा गया। मौर्य एम्पायर के बाद यानी कि मौर्य डायनेस्टी के बाद गुप्ता डायनेस्टी जब आती है तो इन्होंने भारत के अंदर शासन किया। गुप्ता डायनेस्टी के जितने भी राजा थे उनके टाइम पे उच्चतम किस्म के सोने के सिक्के यानी कि गोल्ड के कॉइन से यूज किए गए, पहला। दूसरा, ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाई गई जो भारत के इतिहास में पहली बार बनाई गई थी। उस टाइम की कला यानी कि आर्ट और कल्चर और उनकी आर्किटेक्चर के वजह से ही इसको गोल्डन इसके नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर को सही से समझने के लिए इंडिया गेट के पास दिल्ली के अंदर नेशनल म्यूजियम बनाया गया है। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ थी मैंने उनकी एक वीडियो बना ली, आप देख सकते हो इनको। ये सारी जो मूर्तियाँ हैं ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे ही बनाई गई है। इसके अंदर इनको बनाने के लिए इनकी कला संस्कृति को इस तरीके से बनाया गया जिसमें हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के मूर्तियों को बनाया गया है। जैसे उनके राजाओं के द्वारा भी इनको बनाया जाता था, उस टाइम पे जो राजा राज कर रहे थे। इसके अंदर बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाई गई है, बुद्ध भगवान की एक स्कल्पचर काफ़ी मूर्तियां बनाई गई, जिसको बनाने के लिए गांधार और मथुरा की मेथड यानी कि गांधार और मथुरा के कलाकारों ने अपने मेथड का यूज़ करते हुए इसको बनाया है। एंड भारत के उस टाइम पे बहुत बहुत ज़्यादा ही ये फेमस स्कल्पचर हुआ करते थे, इसी वजह से इसको गोल्डन इसके नाम से जाना जाता है। तो ये बात होगी मूर्तियों की। अगर आप इन कोइंस को देखोगे तो ये कोइंस भी गुप्ता डायनेस्टी की है, जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे राजाओं के द्वारा इसको चलाया गया था। तो बहुत उच्च किस्म के यहाँ पे सोने के सिक्के चलाए गए, इसी वजह से इसको गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। आपको आंसर में यही बताना है। बाकी आप ये सोने के सिक्के यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड आप इस इमेज को देखिए एक बार, इस इमेज को आप देख के पहचान सकते हो कि उस टाइम पे ऐसी मूर्तियाँ बनाया जाना अपने आप में आसान नहीं था, जब इतनी टेक्निक्स भी नहीं हुआ करती थी, ना ही टेक्नोलॉजी थी। इसके बावजूद भी लोगों ने बनाया। आप इस इमेजेस में देखिए, बाकी अभी आपको मैंने वीडियो भी दिखाया, इन वीडियोज़ के अंदर भी आप देख के पहचान ही सकते हो। एंड इसके बाद बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा मंदिर की मूर्ति शिल्प महिषासुर मर्दिनी की सुंदरात्मक महत्ता क्या है? दैट मीन्स व्हाट इज द एस्थेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द महिषासुर मर्दिनी ऑफ एलोरा टेम्पल। देखो, एलोरा टेम्पल के अंदर जो हमें मूर्तियां मिली है उनकी खासियत क्या है। देखो, भारत के महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा है, यानी कि एक जगह का नाम है और उस जगह पे गुफा है और उसी को कहा जाता है एलोरा की गुफा। यहाँ पे कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर को चट्टानों को काट कर बनाया गया था, इसको रॉक कट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और रॉक कट टेम्पल का बिगेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है एलोरा का कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर, जो कि हिंदू मंदिरों का सबसे बड़ा मंदिर है। इसको काफ़ी विशिष्ट और उत्कृष्ट तरीके से बनाया गया है, यानी बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये काफ़ी डिस्टिंगटिव है एंड काफ़ी एग्जोस्टिक पोजीशन में इसको बनाया गया है। इसमें दुनिया को बुराई से छुटकारा दिलाने और अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए इसको में सिंबल दिया गया है, यानी कि दुनिया को कैसे बुराई से छुटकारा दिलाया जाए और सभी लोगों को देवताओं की पूजा करनी चाहिए, गॉड की पूजा करनी चाहिए, वर्शिप करना चाहिए, ये बताया गया है। तो 2 पॉइंट आपको बताना है इस वाले इमेज के अंदर, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इमेज हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा चित्र की सराहना करें, यानी कि अप्रिशिएट द पेंटिंग मदर टेरेसा। देखो, मदर टेरेसा एक क्रिश्चियन थी। भारत के अंदर भी इन्होंने अलग अलग जगह पे जागरूकता फैलाया, महिलाओं की शिक्षा पे इन्होंने काम किया। तो इसलिए यहाँ पे जो पेंटिंग आपको दिख रही है मदर टेरेसा की ही पेंटिंग यहाँ पे दिखाया गया है, जिसके अंदर मजबूत रेखाओं का यूज़ किया गया है, बोल्ड कलर का यूज़ किया गया है, जो काफ़ी हाईलाइट सा हो रहा है। काफ़ी आसान तरीके से इसको बनाया गया है। और इस पेंटिंग के अंदर आप देखोगे तो ये पौराणिक कथाओं और आधुनिक जीवन, इन दोनों का मिश्रण है इसके अंदर। पौराणिक का मतलब जो पुराणों के अंदर कहानियाँ दी गई हैं, उन कहानियों को भी, प्लस आज के टाइम पे जो लोगों का कल्चर था, रहन सहन था, उसको भी इस पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है। तो ये है मदर टेरेसा की पेंटिंग, जिसमें काफ़ी मजबूत रेखाएं दी गई है। ये देखिए आप, काफ़ी मजबूत रेखाएं हैं, काफ़ी रेखाओं को हम देख सकते हैं अगर आप इसको जूम भी करोगे तो। एंड बोल्ड कलर का यूज किया गया है, जिसमें पुरानी कथाओं को सुनाया गया, यानी कि ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें सिंथेसिस ऑफ मैथोलॉजी एंड मॉडर्न लाइफ, इसमें मिथोलॉजी यानी कि काफ़ी पुराने टाइम और आज का टाइम दोनों के कल्चर को इसके अंदर दिखाया गया है। क्लियर है। एंड 10वां क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन है, गोल गुंबद के निर्माण में किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया? वट आर दी मटेरियल्स यूज टू बिल्ड द गोल गुंबद। देखो, यहाँ पे जो गोल गुंबद है ये, अब इसको बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया? तो गोल गुंबद आप देखोगे तो देखो, जाहिर सी बात है, जो मस्जिद वगैरह बनाया करते थे वो ज़्यादातर इसी शैली में बनाया जाता था। तो इसको इंडो इस्लामिक वास्तुकला या इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का नाम से भी जाना जाता है। इसमें काफ़ी बेहतरीन इसके एग्जाम्पल भी हैं, आप इस इमेज में देखिए आप, ये एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग बनाया गया। इसके अंदर ये जो डोम आप देख रहे हो ऊपर, इसका डोम जो होता है ये, इसको गोल तरीके से बनाया जाता है। यह विशाल संरचना, इसका काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जो कि भूरे बेसाल्ट से बनी होता है। आप देखिए काफ़ी ब्राउन कलर है, ये भूरे कलर में इसको बनाया गया,
जो कि बेसाल्ट से बना हुआ है, बालू टाइप में होता है। एंड इसकी ऊंचाई लगभग 51 मीटर तक है, लगभग काफ़ी ऊंचा है ये। और विशाल गुंबद का बाहरी जो व्यास है, जो इसका यहाँ पे व्यास जो दिया गया है वो 44 मीटर है, यानी कि इसका जो बाहरी डायमीटर है वो 44 मीटर है। एंड जो अब तक बने सबसे बड़े गुंबदों में ये एक माना जाता है, यानी कि भारत के अंदर ऐसे कई सारे बड़े बड़े डोम बने हैं, बड़े बड़े गुंबद बने हैं। गुंबद का मतलब होता है जिसका ऊपर हिस्सा गोल हो, जैसे मस्जिद वगैरह का होता है, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक, इंडिया और इस्लाम यानी कि अरब देशों के दोनों का मिला हुआ कल्चर होता है। ये नीचे का कल्चर जो है वो इंडिया का है और ऊपर का जो है वो इस्लाम का है। इस्लाम में ऐसी मस्जिद बनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहाल चंद के बारे में आप क्या जानते हैं? इनके एक चित्र का वर्णन कीजिए। दैट मीन्स व्हाट डू यू नो अबाउट द निहाल चंद डिस्क्राइब्स वन ऑफ हिज पेंटिंग्स। आपको इसमें बताना है निहाल चंद के द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई थी। देखो, निहाल चंद एक चित्रकार थे, यानी कि एक पेंटर थे, जिन्होंने ऐसे राजपूत पेंटिंग बनाई है, राजपूत जो कि राजस्थान की पेंटिंग है। और इनके एक पेंटिंग है जिसका नाम है बन्नी ठनी पेंटिंग। तो ये आपके एग्जाम में आ भी जाता है, निहाल चंद के बारे में बताइए या निहाल चंद की पेंटिंग के बारे में बताइए, तो आपको बन्नी ठनी पेंटिंग के बारे में ही बताना होगा। क्लियर है। तो बन्नी ठनी पेंटिंग क्या है, चलिए आपको इसके बारे में बताऊँ मैं। देखिए, सबसे पहले राजधानी शैली के किशनगढ़ के निहाल चंद की यह पेंटिंग भारतीय लघु चित्रकला के खजानों में एक महत्वपूर्ण खजाना है भारत के लिए। देखो, इनको लघु चित्र शैली कहा जाता है। अब इनको लघु चित्र शैली क्यों कहा जाता है? लघु मतलब होता है छोटा और चित्रकला का मतलब होता है यानी पेंटिंग, क्योंकि इसका साइज भी छोटा होता है, प्लस इसमें काफ़ी बारीकी तरीके से काम की जाती है, मतलब कि बहुत महीन तरीके से, इसलिए इसको मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इस पेंटिंग को, जो कि निहाल चंद के द्वारा बनाया गया है। किशनगढ़ के ये रहने वाले थे, जिसको राजस्थानी शैली यानी कि राजस्थानी मेथड में बनाया गया है। अब जरा एक बार इस पेंटिंग को देखिए आप। इसको स्टाइलिश आइवरो के द्वारा बनाया गया है। इनके जो लिप्स हैं यानी जो इनके होंठ हैं, मुस्कान करते हुए दिखाए गए हैं। अब जरा एक बार इनकी आंख देखिए। अगर नॉर्मल जो हमारी आंख होती है उससे काफ़ी लंबी इनकी आंख है, काफ़ी चोंच निकली हुई है। आईब्रो इनकी देखिए आप, काफ़ी स्टाइलिश है। अब इनके होठ को देखिए, मुस्कुराते हुए इनको दिखाया गया है। यानी कि राजस्थानी जो शैली है उसमें इस तरीके से ही बनाया जाता है। और इनका जो वेशभूषा है, इनका जो पहनावा है, वो भी थोड़ा राजस्थान के कल्चर से मिलता जुलता है, इसलिए इसको बन्नी ठनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि निहाल चंद के द्वारा बनाया गया है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिव्या सोमा मासे का एक चित्र वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब वन पेंटिंग ऑफ जिव्या सोमा मासे, यानी कि इनके द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, जिव्या सोमा मासे भारत में महाराष्ट्र राज्य की एक कलाकार थी, जिन्होंने वर्ली आदिवासी कला को काफी फेमस किया। तो इसमें आपको यही बताना है कि वर्ली ट्राइबल आर्ट हुआ करता था, जिसको जिव्या मोसा मासे के द्वारा बनाया गया है। अब इस आर्ट के अंदर क्या होता है? देखो, इस आर्ट को एक नाम दिया गया है पालघाट देवी चौक पेंटिंग। अब जरा एक बार आप इस इमेज में देखिए, यानी इस पेंटिंग में देखिए, इसमें ट्राइंगल यानी दो ट्राइंगल्स हैं जो आपस में इमेजेस बनाते हैं, शेप्स बनाते हैं। किस चीज़ की शेप? ह्यूमंस यानी कि मानव की, एनिमल्स यानी कि पशुओं की। आप ये देखिए पशु का शेप है, ये देखिए ये भी पशु का, ये भी पशु का है। तो कहीं कहीं पे इंसानों का है और कहीं कहीं पे एनिमल्स का यहाँ पे शेप बनाया गया है। पेंटिंग्स आमतौर पर वारली के परिवेश और जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि इसके अंदर जिन जिन लोगों को दिखाया गया है और यहाँ पे जो पशु दिखाए गए हैं, यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं जो पहले जंगलों में काफ़ी रहा करते थे, तो उन कम्युनिटी को दिखाया गया है इस इमेजेस के अंदर, इसलिए इसको वर्ली आदिवासी कला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कंपनी शैली की एक पंछी का चित्र चुने और वर्णन करें, यानी कि चूज अ पेंटिंग ऑफ अ वर्ड फ्रॉम कंपनी स्टाइल एंड अप्रिशिएटेड। आपको बताना है जो कंपनी शैली है, भारत के अंदर भी कंपनी शैली काफ़ी फेमस हुई। तो कंपनी शैली की एक पक्षी आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने पेंटिंग लिया आंसर में वो है नाइट जार पक्षी। अभी तो नाइट जार पक्षी, आप पहले एक इमेज को देखिए, आप दिखने में कहीं से भी आपको नहीं लग रहा कि ये नकली है या इसको किसी इंसान ने बनाया, लग रहा है बिल्कुल रियल है, जो सच में यहाँ पे आके खड़ा हुआ है। जस्ट आप इमेज में देखिए। अब आपको इस पक्षी को डिस्क्राइब करना है, जैसे बहुत ही बारीकी तरीके से बनाया गया है। तो जो भी कंपनी शैली है, यानी जो कंपनी स्टाइल है पेंटिंग बनाने का, उसमें काफ़ी बारीकी तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है, पेंटिंग को बनाया जाता है। जैसे इसमें देखिए आप, इसके पंखों को देखिए पहले आप, रंगों के काफ़ी सूक्ष्म, काफ़ी बारीकी तरीके से इसमें रंग किए गए हैं, जो कि भूरे यानी ब्राउन कलर के हैं और ब्लैक कलर के हैं। इसमें भूरे कलर से इनके पंख बन रहे हैं, इनके विंग्स बन रहे हैं। एंड इसके बाद आंखों के चारों ओर एक चमकीली घेरा है, ये देखिए, ये तो इनके बीच में हो गया ब्लैक सा, एंड इनके चारों ओर ये देखिए आप, चमकीली घेरा भी इनका दिया गया है। तो इनसे इनकी आइज बनाई गई है, और जो इनके पैर हैं वो इक्वली बनाए गए हैं ताकि लगे कि सच में ये खड़ी है। तो इस तरीके से इस पक्षी को बनाया गया है। तो काफ़ी मतलब कि रियलिस्टिक लगने वाला पक्षी है, जो कि कंपनी शैली का एक एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की एक नई शैली को प्रतिपादित करने में
रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका का मूल्यांकन करें, यानी कि एसेस द रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू फॉर्म ऑफ पेंटिंग। आपको बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में कला भवन बनाया था और इस कला भवन के अंदर कई लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसमें शामिल करवाकर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जैसे अविंद्रनाथ टैगोर हो गए, नंदलाल बोस हो गए, काफ़ी लोग इसमें शामिल हुए थे। और इसमें जो पेंटिंग बनाई जाती थी ये शास्त्रीय भारतीय कला, शास्त्रीय भारतीय कला का मतलब क्या होता है, जो भारत के क्लासिकल इंडियन आर्ट है, क्लासिकल मतलब जो बहुत पुराने टाइम की हमारी पेंटिंग है उनको बनाया जाता था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भी जो पेंटिंग्स बनाई गई है उनको बनाने के लिए रंगों के हल्के और गहरे रंगों का इसमें यूज़ किया जाता था। आप इस इमेज को देखिए, इस इमेजेस को बनाने के लिए भी जिस रंगों का यूज़ किया गया है, इसमें एक महिला की पेंटिंग बनाई गई है, उन्होंने गुलाबी और भूरे रंग की स्याही का हल्का प्रयोग किया, यानी कि इसमें हल्के रंग का यूज़ किया जाता है, बोल्ड रंग यूज़ नहीं किया जाता। महिला का सिर उसकी साड़ी से ढका हुआ है और उसके जो लिप्स हैं इस तरह से बनाए गए मानो वह कुछ फुसफुसा रही है, ये देखिए, यानी उभरे हुए लग रहे हैं ये, जैसे कुछ फुसफुसा रही है, विस्पर्स कर रही है, आपस में कुछ बोलना चाह रही है ये। इस तरीके से पेंटिंग बनाई जाती थी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इन पेंटिंग्स को बनाई गई। क्लियर है? तो ये हमारे रहे वो सारे क्वेश्चन जो अप्रैल 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। बाकी अब मैंने जो आपको सारा समझाया हुआ है आपके पूरे सिलेबस का, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं विद आंसर के साथ, ये सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं अपने इस वाले वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो आपको देख लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए ये समझ में आ गए होंगे। एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद, जैसे आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, आपको सेम इस तरीके से ये वीडियो भी एंड तक देखना है। इन दोनों वीडियो को देख लेने के बाद आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको एक बार नोट्स को रीड कर लेना है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर दिया हुआ है। नोट्स को डाउनलोड करने की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर आप नोट्स को डाउनलोड कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो एग्जाम में आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप लिखते रह जाओगे। इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, आपको मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़ना। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको जो भी नोट्स चाहिए सिंपल आप उस पर क्लिक कीजिए, वाई नाउ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके एक बार उसको रीड कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सभी जगह इसको शेयर कीजिए। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। ऐसे ही वीडियो चैनल पे आती रहती है, सभी को बता दीजिए। और जो वीडियो पहले से ही अपलोडेड है चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके देखिए और उनको भी देख लीजिए ताकि आपके एग्जामिनेशन के अंदर वो आपकी हेल्प कर सके। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।